हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हमारा चल रहा था। अभी तक हमने चार्ज और उसके बेसिक प्रॉपर्टी, कूलम्ब्स लॉ और उसके बेस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने स्टडी कर लिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले की जो वीडियो उनको ज़रा देख लीजिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे क्वेश्चंस प्रोसीड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा हमारा कूलम्ब्स लॉ के बाद जो टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका दी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि कूलम्ब्स लॉ ने सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज के बीच के फोर्स को ही डिसाइड एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर हमें दो से ज़्यादा फोर्स के बीच में दो से ज़्यादा चार्ज के बीच में फोर्स को देखना हो तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। और बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको कुछ ये भी याद रखना है कि अगर आप दो चार्ज के बीच को फोर्स को स्टडी कर रहे हैं तो आपको थर्ड चार्ज यानी और कोई भी चार्ज वहाँ पर मौजूद है तो उसके इन्फ्लुएंस को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ पर मौजूद तीसरे चार्ज की वजह से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन मौजूद नहीं है। इस तरह से हम एक चार्ज के ऊपर डिफरेंट चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं और फिर इनका वेक्टर सम अप कर देते हैं तो आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके डेफिनेशंस के साथ इसके हम थियोरेटिकल पार्ट को प्रोसीड कर लेंगे। तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, इट स्टेट्स दैट when a number of charges of charges or are interacting the total force are interacting the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। ठीक है, साथ ही आपको ये भी याद रखना है the force between two charges is not affected by the presence of other charges। ठीक है, कि आप दो चार्ज के बीच में फोर्स स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अदर चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब बेसिकली हम इसके अब डेरिवेशंस देख लेते हैं बच्चों। तो डेरिवेशंस में कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। कूलम्ब्स लॉ को ही फॉलो करेंगे हम डेरिवेशंस के लिए भी। तो मैं एक ग्राफ के साथ में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है आपका, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मैंने माना कोई चार्ज Q1 मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, एक चार्ज मैंने मान लिया यहाँ पर ऐसे Q2 चार्ज मौजूद है और एक चार्ज हमने Q3 मान लिया। ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर n तक। इस Q1 चार्ज की ओरिजिन से कोई पोजीशन भी होगी तो Q1 ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर रखता है वो वैल्यू हो जाएगी इसकी R1 वेक्टर, यानी R1 Q1 की पोजीशन वेक्टर है।
ऐसे ही Q2 की पोजीशन वेक्टर आपकी R2 मान ली हमने, और Q3 चार्ज की पोजीशन वेक्टर हमने R3 मान ली है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो मैंने माना Q2 से Q1 जो फोर्स लग रहा है वो कोई फोर्स है F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये हमारा Q1 के ऊपर Q2 से लगने वाला फोर्स हो जाएगा इसकी डायरेक्शन के साथ। Q1 पे Q3 को अगर कंसिडर करेंगे तो Q2 को नेगलेक्ट करके चलेंगे हम, यानी इन दोनों के बीच को फोर्स देखेंगे, सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेगा, तो Q1 पर Q3 की वजह से जो रिजल्ट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, और इसके पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। ठीक है, और आपने वेक्टर एडिशन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है इन दोनों चार्ज का अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लूँगा तो उसके लिए आपको एक पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम का डायगोनल ही क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। तो F12 और F13 का रिजल्टेंट F1 हो जाएगा, जो डिफाइन करेगा इस चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या किया, पहले इसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स देख लिया, इसको हमने नेगलेक्ट मान लिया, फिर Q1 के ऊपर Q3 से देख लिया, Q2 को नेगलेक्ट ले लिया, इन दोनों का फोर्स आया तो उनका रिजल्टेंट हमने ऐड कर दिया, जो रिजल्ट फोर्स है Q1 के ऊपर। ठीक है तो इस फोर्स को अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। ये रिजल्टेंट फोर्स है आपका वेक्टर फॉर्म में। ठीक है अब हम एक एक करके इनको एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि Q1 की वजह से Q1 के ऊपर Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो यानी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स exerted on charge Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब पोजीशन वेक्टर इसकी R1 थी, इसकी R2 है, तो ये पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाएगी, R12, ये पोजीशन हो जाएगी R12। ठीक है, ऐसे Q3 और Q1 की पोजीशन वेक्टर हो जाएगी R13। ठीक है, तो R12 का वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में यूनिट डायरेक्शन के लिए वेक्टर R12 कैप। ठीक है, तो ये आपका फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड हो जाएगा। इसको अगर आप उस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, यानी पोजीशन वेक्टर में अगर लिखना चाहेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपने 11th में पढ़ा है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई में R1 वेक्टर माइनस R2 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। अब इसको रिजल्टेंट हम लिखेंगे तो ये क्यूब हो जाएगी पावर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड की पावर क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा F12 का। ठीक है, इसी तरह से आप और नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर निकाल सकते हैं, मीन्स जैसे 1 के ऊपर 2 की वजह से निकाला, ऐसे 1 के ऊपर 3 की वजह से भी निकाल सकते हैं, 4 की वजह से भी निकाल सकते हैं, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो यानी टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, तो टोटल फोर्स
टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज F1, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, ये फर्स्ट की वजह से, सॉरी फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से हम देखेंगे तो ये Q1 Q2 R13 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13, ऐसे सॉन इनफाइनाइट तक के चार्ज के लिए, नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हो जाएगा Q1 Qn अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। साथ ही अब मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो Q1 बाहर आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन हो जाएगा सभी बाकी चार्जेस का Qi डिवाइडेड बाई R1 टू R1 है यानी R1i और उसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा R1i कैप, और i क्या है, फर्स्ट चार्ज से, सॉरी फर्स्ट चार्ज तो फिक्स था, सेकंड चार्ज से नंबर ऑफ चार्जेस n तक का, तो ये वैल्यू आपकी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी समेशन अप में बाकी चार्जेस की वजह से फर्स्ट चार्ज के ऊपर। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ये हो जाएगा आपका F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन अप 2 से n तक के लिए, क्या हुआ ये आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका R1 माइनस RI डिवाइडेड बाई R1 माइनस RI का मैग्नीट्यूड क्यूब, ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कूलम्ब्स लॉ पर ही डिफाइन होता है, लेकिन इसमें आपको दो चार्जेस के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन देख रहे हैं तो बाकी के इन्फ्लुएंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, और इस तरह से सबका एक एक करके इकट्ठा लिख लेंगे और फिर इनका वेक्टर सम अप कर देंगे जो रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन कर देगा। क्लियर है? तो ये हमारे आज कुछ इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एक एक टाइप आपको करा देता हूँ, बाकी की प्रैक्टिस आप अपने बुक से कर सकते हैं, और कोई डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये आपके जो आज क्वेश्चंस हैं ये हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम के बेस पे है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, भाई नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे कि अगर ये हम एक्स वाई एक्सिस लेते हैं तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई। तो उसने कहा एक्स 1 मीटर पर, भाई यहाँ पे कोई 1 मीटर है, ये डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है, फिर 2 मीटर पर रखा है, फिर 4 मीटर पर रखा है, फिर 8 मीटर पर रखा है, ऐसे 100 रखे हुए हैं, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का ओरिजिन के ऊपर रखा गया है, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज यहाँ रखा गया है, और बाकी जितने भी चार्ज होंगे इनफाइनाइट चार्ज, इनकी वैल्यू होगी 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 गुना 10 की पावर -6 कूलम। अब आपको इसके ऊपर इनकी वजह से ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर से हम अपना सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू लिखेंगे कि क्यू इंटू में क्यू नोट, ठीक है, क्यू की वैल्यू ये है और क्यू नोट कितना है 1 कूलम। तो क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 1 अपॉन R1 की स्क्वायर, ये R1 डिस्टेंस है, मान लीजिए R1 डिस्टेंस हो गई पोजीशन वेक्टर से, ये फिर आपकी R2 हो गई ओरिजिन से, फिर ये R3 हो गई ओरिजिन से,
फिर ऐसे ही ये R4 हो जाएगी और ऐसे ही चलती रहेगी आगे की तरफ इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा 1/R1² प्लस 1/R2² प्लस 1/R3² प्लस ऐसे सो ऑन। और ये वैल्यू को अगर हम लिखेंगे डाटा के साथ तो ये हो जाएगी 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ क्या वो कितना दिया गया है 4 माइक्रोकुलम यानी 4 × 10⁻⁻6। क्या वो नोट है 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी R1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर, ऐसे 1/4 का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन। अब ये जो वैल्यू है आपकी ये ब्रैकेट वाली, ये हम जीपी की तरह देखेंगे। आपने 11th क्लास में मैथ में पढ़ा हुआ है। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, कैपिटल जी से दिखाते हैं जीपी। ये इनफाइनाइट जीपी है। तो सम ऑफ क्या होता है इनफाइनाइट जीपी? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ये होता है आपका a/1 - r। a क्या होती है पहली टर्म यहाँ पे क्या है 1 ही है, 1 - r कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे वो 1/4 है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3, ठीक है। यानी अब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 × 10⁹9 × 4 × 10⁻⁻6 × 1, और ये ब्रैकेट वैल्यू सोल्व करने के बाद आपकी आती है 4/3, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4.8 × 10⁴ न्यूटन। तो ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स जो ओरिजिन के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर लग रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए सेकंड टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं क्या पूछा गया है और कैसे उसको प्रोसीड करना है सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन 2 में कहता है आपको कंसीडर दी चार्ज, 3 चार्जेज है, क्या हो, फिर से प्लस क्या हो एंड माइनस क्या हो, प्लेस्ड एट दी वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी और इंटरनल एंगल 60 डिग्री के होंगे। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? तीनों चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं चार्ज के ऊपर फोर्स फील कर लेता हूँ कि कितना लग रहा होगा, ठीक है। अगर हम इस चार्ज के ऊपर बात करें तो इस पे प्लस क्या हुआ है, इस पोजीशन पर भी प्लस क्या हुआ है, यानी इसके ऊपर इसकी वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से मैंने कहा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ F। अब इसके ऊपर उस सी पोजीशन से देखेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से मैंने कह दिया ये भी फोर्स F है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट लेंगे तो आपको पता है पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ेगा आपको। तो पैरेललोग्राम ड्रा करोगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस पोजीशन पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैंने मान लिया फर्स्ट चार्ज पे कर रहे थे तो ये फोर्स F1 है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अब Q2 पे चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर इसकी वजह से फिर से रिपल्सन लगेगा जो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसका मैग्नीट्यूड मान लो मैंने मान लिया F। अब C की वजह से देखेंगे तो C पे नेगेटिव यानी उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो मैंने मान लिया वो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। इसका मैग्नीट्यूड है F। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, फिर से वही पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो ये पैरेललोग्राम ले लिया हमने और ये इसका डायगोनल, तो ये रिजल्टेंट फोर्स है F2, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। अब C के ऊपर देखते हैं, माइनस क्या हुआ है, इसकी वजह से प्लस क्या की वजह से अट्रैक्ट होगा, यानी ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे। ये है रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ F। फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा ये चार्ज, यानी इधर भी इसका अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये भी है हमारा फोर्स F। और इन दोनों को पैरेललोग्राम मेथड से आप सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ ऐसे, और रिजल्टेंट फोर्स हमने मान लिया फोर्स F3, ठीक है, जो थर्ड चार्ज पे लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
दूसरा, आपको रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अब देखना पड़ेगा कि इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स है वो F कैसे आएगा वेक्टरली, F1 का स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 इंटू में कोस ऑफ एंगल, जो दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका कोस थीटा, और इनका स्क्वायर रूट ही रिजल्टेंट फोर्स देता है। तो मैं पहले रिजल्टेंट के लिए एंगल डिसाइड कर लेता हूँ। ये रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का, तो इनके बीच का एंगल कितना लेना पड़ेगा आपको, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 60 है इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से, ये 60 है, तो फिर से ये रिजल्टेंट के लिए कितना एंगल लेंगे, 120 डिग्री। और ये रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का है, इनके बीच का एंगल कितनी डिग्री का रहेगा, वो रहेगा 60 डिग्री का। ठीक है, यानी अब हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ले लेता हूँ कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड F है ये कितना रहेगा, तो सभी फोर्स के लिए जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, भाई मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, अब साइन की बात नहीं करेंगे, क्या उसके अपॉन में डिस्टेंस इसके लिए मैं मान लो L मान लेता हूँ। इक्विलिब्रियम ट्रायंगल की साइड क्या है, L, तो डिस्टेंस हो जाएगी L स्क्वायर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा यही रखना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो शायद से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात कर लेते हैं F1 फोर्स की। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्जेस, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, तो ये वैल्यू क्या आएगी, F स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर प्लस 2F गुना F इंटू में कॉस, उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2F स्क्वेयर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 2F स्क्वेयर, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/2, और इनका स्क्वेयर रूट, तो ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस का F स्क्वेयर, वो एक F स्क्वेयर बचेगा, स्क्वेयर रूट निकाल लेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स F1 आ जाएगा आपका F। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका F1 है। आपको इसकी डायरेक्शन देनी हो F1 की, तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है जो कि बिल्कुल पैरेलल है B से C की, तो यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम B टू C, फ्रॉम B टू C या अलोंग BC। ठीक है, अलोंग BC। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स F2 की, इस वाले फोर्स की, तो फिर से ये बिल्कुल इसके तरह ही है, जस्ट सेम। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F2 क्या हो जाएगा, फोर्स F। ठीक है, और ये हो जाएगा अलोंग, ये रिजल्टेंट आपका ऐसे है, यानी अलोंग AC, उसके पैरेलल में है, बिल्कुल AC के पैरेलल में है जस्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका अलोंग AC। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस फोर्स F3 की, फोर्स F3। तो फोर्स F3 के लिए आप काउंट करेंगे तो रिजल्टेंट के लिए F स्क्वेयर, फिर से F स्क्वेयर प्लस 2 गुना में F गुना में F गुना में कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री, ये वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी √3F। ठीक है, तो फोर्स F3 क्या हो जाएगी, √3F। और इसकी यूनिट डायरेक्शंस मान लीजिए, ये जो डायरेक्शन है ये कुछ ऐसे है, इस डायरेक्शन को मैं n कैप से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3F और डायरेक्शन क्या है इसकी, n कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्स F1 है F, F2 है भी F और F3 है √3F। इनका अगर डाटा गिवन होता तो आप इनकी वैल्यू रख के मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, या उसमें बोला गया है बच्चों, इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड ऑन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वेयर। एक स्क्वेयर है जिसके चारों कोने पर 16 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया है और स्क्वेयर की साइड है 0.2 मीटर। तो चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं अपना स्क्वेयर का। मान लीजिए कोई आपका एक स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर हो गया आपका, इसके कॉर्नर्स पर
तो पहले हम कॉर्नर डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q2, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q3 और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा गया है Q4। ठीक है, आपको बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो फाइंड आउट कीजिए। तो डिस्टेंस साइड थी 0.2 मीटर की, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो मैं मान लो इस फोर्स के ऊपर बाकी वजह से फोर्स ढूंढ लेता हूँ। तो इस फोर्स के ऊपर इस Q1 की वजह से देखेंगे तो चार्ज तो सेम, मतलब जो साइन है वो सेम है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ए के ऊपर जो चार्ज है वो Q4 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। मैंने मान लिया फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो मैंने मान लिया फोर्स F2 है। तो ये डायगनली लगेगा, तो डायगनली जो रिजल्ट है फोर्स आपका ये है आपका F2। ठीक है, और इस C की वजह से D के ऊपर जो चार्ज लगेगा उसकी रिपल्सन डायरेक्शन हो जाएगी ये है फोर्स F3। और अगर आप इस स्क्वायर का डायगोनल निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास ये 90 डिग्री होता है, दो साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और आप ये कैलकुलेट करेंगे तो शायद से वैल्यू लगभग डायगोनल में मेरे हिसाब से 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर और 0.4, चलो ये देख लेंगे, हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चारों जो चार्ज मौजूद है उनका मैग्नीट्यूड दिया गया आपको। तो Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों चार्ज की वैल्यू है आपके पास 16 माइक्रो कूलम, मतलब 16 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो हम इसकी वजह से इसके ऊपर इसकी वजह से चार्ज देख लेते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स exerted on Q4 ड्यू टू Q1। ठीक है, Q4 के ऊपर Q की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो फोर्स था हमारा F1, तो F1 आ जाएगा बच्चों आपका 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है 16 गुना 10 की पावर माइनस 6 और Q2 भी कितना है सेम, मतलब वहाँ पर Q4 16 गुना 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो ये मैंने सोल्व करके रख रखी है, मुझे याद है अभी कुछ देर पहले की थी मैंने, तो 57.6 न्यूटन हो जाएगी अलोंग डायरेक्शन AD। ठीक है, A से D की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगी अलोंग AD। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स देख लेते हैं। तो फोर्स exerted on Q4 ड्यू टू Q2, वो क्या हो जाएगा आपका F2 फोर्स हो जाएगा। F2 फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी फिर से 9 × 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुना में वो 16 नहीं लिखा हमने, तो 16 फिर से मैं दो बार यहाँ लिख देता हूँ, गुना 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस में 0.2 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 28.8 न्यूटन। ठीक है, अलोंग बी से डी की तरफ, अलोंग BD। अब हम निकाल लेते हैं 3 और 4 के बीच में फोर्स exerted on Q4 ड्यू टू Q3। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी फोर्स F3, यानी 9 × 10 की पावर 9, 16 × 10 की पावर माइनस 6, 16 × 10 की पावर माइनस 6 ऑन 0.2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपकी फिर से 57.6 न्यूटन अलोंग C से D, अलोंग C से D, तो अलोंग CD। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर F1 और F3 इनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री।
ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल F2 की ही तरफ होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका F13 की तरफ, यानी F1 और F3 का रिजल्ट F2 में ऐड हो जाएगा और वो टोटल फोर्स हो जाएगा आपका। तो चलिए हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं F1 और F3 का, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F3। तो ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F3। तो मान लीजिए F डैश से दिखा दिया हमने, यानी आपका ये जो फोर्स है डायरेक्शन ये आपका F डैश है, ठीक है। तो F डैश की वैल्यू क्या आएगी, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस थीटा। थीटा दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री है, F1 और F3 के बीच में 90 डिग्री है, कॉस 90 रखेंगे तो पूरी जीरो हो जाएगी, यानी F डैश आएगा F1 स्क्वायर प्लस में F3 स्क्वायर। F1 और F3 की आप वैल्यू पुट करेंगे तो F1 था 57.6 इसका स्क्वायर, F3 था 57.6 इसका स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 81.5 न्यूटन, ठीक है। किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ F2 अलोंग F2, ठीक है। तो टोटल फोर्स F क्या हो जाएगा बच्चों, ये F डैश और F2 एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एड अप हो जाएंगे, तो F डैश प्लस F2। तो F डैश अभी निकाला 51.5 और F2 था आपका, F2 था 28.8, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 5 13, ये आ जाएगी 110.3 न्यूटन। डायरेक्शन क्या रहेंगी, अलोंग BD, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप एक बार नोट कर लेना। साथ में लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए, आपको बोला गया है 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम आर कैप्ट एट दी वर्टिसेज ABC ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ये फिगर में बनानी भूल गया, तो फिगर आपकी कुछ ऐसी थी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी आपकी, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको A नाम दिया गया था, इसको B और इसको C। ये है +2 माइक्रोकुलम, ये था -3 माइक्रोकुलम और ये था -3 माइक्रोकुलम, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द पॉइंट M। एक पॉइंट M है जो साइड BC का मिड पॉइंट है, यानी आपकी ये लोकेशन है पॉइंट M की, ये पॉइंट M है, यहाँ पे आपको एक चार्ज रखना है कोई भी, तो ये पॉइंट मैं यहाँ दिखा देता हूँ M। तो व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द पॉइंट M ऑफ साइड BC सो दैट चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, यानी A इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे, वो जहाँ है वहीं पर रहे, इसके ऊपर M पर जो चार्ज रख रहे हैं उसकी वजह से इसकी लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि +2 और -3 की यानी इस A के ऊपर इसकी वजह से नेगेटिव वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी। ये मैंने मान लीजिए ये F1 फोर्स है, ये माइनस चार्ज भी इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स डालेगा, यानी वो कुछ ऐसे इस तरफ होगा। मैंने मान लिया ये F2 है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकाल लेंगे तो वो फिर से एक वेक्टर सम अप में पैरेललोग्राम से आएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा रिजल्टेंट F, जो बिल्कुल M के लोकेशन में जाएगा परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों की वजह से उस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस पे चार्ज का साइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो रिपेल करे उसको, ताकि वो अपनी पोजीशन पर रहे। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर आएगा वो, यानी वो 3 फोर्स एक तरफ ही काम कर रहे हैं, तो अपनी पोजीशन से हटेगा ही हटेगा। तो दोनों फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है, चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, उसको रिमूव करने के लिए इसके ऊपर जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और मैंने मान लिया चार्ज का मैग्नीट्यूड है स्मॉल क्यू, ठीक है। तो आपका साइन तो पता चल गया है जो पॉजिटिव है, अब आपको बस मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड के लिए हम प्रोसीड करते हैं।
तो मैं मानता हूँ कि फोर्स +2 माइक्रोकुलम के ऊपर जो चार्ज F1 लग रहा था, फोर्स F1 लग रहा था, उसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। ये डिस्टेंस है r कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 मीटर। ठीक है, Q1 है आपका +2, तो ये सोल्व करेंगे 1/4πε0 9 × 10⁹। Q1 का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मैग्नीट्यूड साइन ही लेते हैं मैग्नीट्यूड में, ये याद रखना है आपको, अपॉन डिस्टेंस मतलब 0.20 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1.35 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए बी। ठीक है, ऐसे आप F2 निकाल लीजिए, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, तो आप देखेंगे वो भी सेम ही है, तो यानी वो लगभग क्योंकि डाटा सेम है तो F2 आ जाएगा 1.35 न्यूटन। लेकिन अलोंग AC और रिजल्टेंट फोर्स F क्या हो जाएगा, वो F1² F2² प्लस 2F1 F2 इंटू में कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से 60। तो ये आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी F1 की वैल्यू 1.35 का स्क्वायर, ये भी 1.35 का स्क्वायर, 2 इंटू 1.35 इंटू 1.35, कॉस 60 की वैल्यू 0.5 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट F आएगा आपका 1.35 इंटू में √3 मीन्स लगभग 2.34 न्यूटन। अलोंग किसके, एम की डायरेक्शन में, यानी अलोंग AM हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अलोंग AM। ठीक है, अब आपको निकालना था रिजल्टेंट, तो आप पहले ये देख लीजिए, अगर इस ट्रायंगल में बात करें AMC में, ये 20 का आधा हो गया 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 मीटर, और AC कितना है 0.20 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू आएगी AM की, तो AM की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो मैंने सोल्व की हुई है, आप भी करके देख लेना, ये 0.1 इंटू √3 मीटर के आसपास आएगी। ठीक है, कोई वेरिएशन कैलकुलेशन में हो तो आप चेक कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा साथ साथ देखते रहना कैलकुलेशंस को, बाकी मैं गलती करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, AM आ गया। अब M के ऊपर, अब AM पे जो फोर्स लग रहा है वो उसकी वजह से जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है उसको इक्वल करेगा। मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है इधर, M पे पॉजिटिव होने की वजह से उसको नेगलेक्ट करेगा, यानी इन दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो किसके बराबर रहेगा, F के, और F की वैल्यू कितनी है 2.34। ठीक है, तो यानी मैं भी ये कह सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन चार्ज at location A will be zero if, अगर, कब, जब 9 × 10⁹ A पोजीशन पर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁻6, M पर जो चार्ज माना था वो क्या था, अपॉन डिस्टेंस AM की 0.1 इंटू √3 इसका स्क्वायर बराबर कितने फोर्स के, रिजल्टेंट फोर्स 2.34। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ आपका 3.9 माइक्रोकुलम आ जाएगा। तो यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड है 3.9 माइक्रोकुलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज ये हमारा ये सुपरपोजिशन थ्योरम और उसके बेस के न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग अपनी स्टडी पे ध्यान रखें और आपका ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।